हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। काफ़ी बच्चों का ये था कि मैम एनसीईआरटी लेकर आइए, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। एनसीईआरटी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी लेकर आई हूँ। और एनसीईआरटी इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि जितने भी लोग टीचिंग प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। और जीके जीएस की दृष्टि से भी बेस्ट है, ठीक है। और जो लोग यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना। यानी कि सभी के लिए, जो लोग हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है बेसिक से पढ़ना। और बेसिक हमारा जब भी कंप्लीट होता है जब हम एनसीईआरटी को समझते हैं। पढ़ते सब हैं, लेकिन उसको समझना भी होता है। आइए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी को समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, चलिए हमें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लास्ट क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम करती हूँ। देखिए, इसमें बोला गया है, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि आखिर मैंने आपको बताया था शिकार करने से लेकर खाद्य संग्रह यानी कि भोजन को इकट्ठा करने तक की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हुई थी। ठीक है, तो तुषार नाम का एक लड़का है जो क्लास 6 में है। वो उसके मन में कुछ जिज्ञासा होती है। वो देखिए क्या कहता है। तुषार की जो रेल यात्रा है, वो रेल यात्रा करता है और क्या सोचता है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा, ये चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और बीच बीच में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे यहाँ से और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर बाद में मैं आपके लिए पीडीएफ भी लेकर आऊंगी इन क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, राइट, चलिए पढ़ते हैं। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बिल्कुल सही बात है। बस तो इसके कुछ दशक बाद मतलब बस जो थी वो इसके कुछ दशक बाद आई, कुछ समय बाद आई थी बस। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आरंभिक आरंभिक मानव। ठीक है, आखिर वे इधर उधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव था, मनुष्य था, वो इधर उधर क्यों भटकता था, क्यों घूमता था? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरीके से बनेंगे बताऊंगी। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। बिल्कुल राइट। अब आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये आखेट खाद्य संग्रह लिखा है ना, ये क्या है? यानी कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे उपमहाद्वीप में लोग। तो वो क्या है ना, मतलब भोजन को इकट्ठा करते थे। तो भोजन को इकट्ठा करने वाले को क्या बोलते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक। राइट, तो इसी तरीके से एग्जामिनर होता है, इसी तरीके से पूरी लैंग्वेज लिख देता है। तो इसको भी देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। राइट, अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या बोलता है। आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से, थोड़ा सा जूम और करो उसे, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ठीक है, थोड़ा सा और करिए जूम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे
फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। देखो तुषार के मन में एक बात उठी थी ना, दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता, दूसरी जगह वो इस तरीके से चलते रहते थे, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, फिर भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, राइट। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। एक किस तरीके से आइडिया लगाते हैं कि इस तरीके से लोग जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। अब हम तीसरा कारण पढ़ते हैं कि तीसरा कारण क्या था। देखिए तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे, राइट। और चौथा कारण यह है कि पानी की, ये क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, एग्जाम में बनते हैं, पहला कारण, तीसरा कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या था, चौथा कारण क्या था, ठीक है। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी, एक मिनट में सुपर कर लेती हूँ, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है पॉइंट, देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। जो आरंभिक मानव था, मनुष्य था, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविद, मैंने आपको बताया था, पुराने तत्वों की खोज करके वो एक आइडिया लगाता है कि मनुष्य क्या प्रयोग करता था, मनुष्य क्या खाता था, ठीक है। वो होते हैं हमारे पुरातत्वविद, ठीक है, पुराने तत्वों की खोज करने वाले इतिहासकार, ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि वो, उनका विनाश तो होता नहीं, वो खत्म तो होते नहीं, डिस्ट्रॉय होते नहीं है किसी भी तरीके से, तो पत्थर के औजार आज भी देखने को मिलते हैं पुरातत्वविदों को, ठीक है, राइट। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाड़ जैसी हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, देखिए, है ना। कुछ औजारों से लकड़ियां भी काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, राइट। चलिए देखते हैं, ये देखिए पत्थर है ना, ये देखो आपको स्टोन दिख रहे हैं ना, हाँ। चलिए आगे देखते हैं क्या है, चलिए इसको ऐसे कर लेती हूँ मैं, इसको थोड़ा मूव करती हूँ। हाँ, अब रहने की जगह निर्धारित करना किस तरीके से रहते थे, ठीक है। चलिए मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए मानचित्र 2 में अभी दिखाऊंगी, उसमें ये बताया गया जहां पर लाल त्रिकोण है ना, जहां पे लाल ट्रायंगल बना हुआ है, उस वाले स्थान को देखेंगे, वे पुरा स्थल है, यानी कि पुराने स्थल है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्रह कर रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। तो पूरा हम देखते हैं मानचित्र में, देखो ट्रायंगल वाली जगह, देखो ये दिखाया गया है ना ट्रायंगल वाली जगह, देखो देखो ये ट्रायंगल, ये इस तरीके से बता रहे हैं, एक ये देखो ट्रायंगल दिखाया गया है, त्रिकोण बताया ना, ये क्या है, ये पूरा स्थल है, यानी कि भीमबेटका जो ट्रायंगल से शो किया गया है मानचित्र में, और हुस्की और कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पर क्या है, ये पुराने स्थल है जहां पर लोग रहा करते थे, ठीक है।
आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीडीएफ से इससे ही पढ़िए, आप अपनी बुक खोलिए और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए एनसीईआरटी को। फिर एनसीईआरटी से इतने अच्छे क्वेश्चन लगा पाएंगे। एनसीईआरटी से क्या होता है ना, एक समझ बनती है, एक समझ डेवलप होती है आपके अंदर, तो बाकी फिर बुक्स पढ़ने में भी आसानी होती है। अगर आप एनसीईआरटी क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, तो हाई लेवल्स की बुक कैसे पढ़ पाएंगे आप? ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लियर करना जरूरी होता है, मस्ट होता है एनसीईआरटी पढ़ना। किसी भी बुक से पहले पढ़ने से पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ठीक है, तो भीमबेटका क्या है? भीमबेटका आधुनिक प्रदेश, यानी कि जो हमारा आधुनिक प्रदेश स्टेट है ना मध्य प्रदेश, उसमें भीमबेटका एक जगह है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में नर्मदा घाटी बताई थी, आप वहां जाकर उसे पलट के देख सकते हैं क्लास उसमें चैप्टर 1 में। ये चैप्टर 2 है आपका। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध था? भीमबेटका क्वेश्चन बनता है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध था और भीमबेटका कौन सा स्थल था? पुराना स्थल था, नव स्थल था? तो भीमबेटका क्या था? पुराना स्थल था। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? गुफाएं और कंदराएं, और यहाँ पर लोग गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सा स्थल है? पुरा स्थल है। वहां पर क्या देखने को मिली? गुफाएं और कंदराएं देखने को मिली हैं। ठीक है, लोग वहां रहा करते थे। क्यों रहते थे? बारिश और धूप हवाओं से राहत मिलने के लिए। ठीक है, और ये गुफाएं कहाँ पर स्थित है? नर्मदा घाटी के पास। राइट, चलिए समझ रहे हैं ना आप एनसीईआरटी को? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम मुझे बताते चलिए। ठीक है, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि वो उनके उपकरण बना सके, है ना। औजार, उपकरण का मतलब होता है औजार बना सके। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र देखो, ये बनाया गया ना, एक जानवर सा है, उसके पीछे ये दौड़ रहा है, एक मानव मनुष्य है जो दौड़ रहा है एक जानवर के पीछे, ये शिकार कर रहा है, इसमें ये दिखाया गया है। एक शैल चित्र दिखाई गई है। देखो, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, सजीव तरीके से लग रहा है एक तरीके से। देखिए, इस तरीके से बॉक्स में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, इसको आप अच्छे से रीड किया करें। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो, जिन गुफाओं में मतलब कि भीमबेटका में जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर क्या मिला है? दीवारों पर चित्र मिले हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कहाँ पर? दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी चित्र देखने को मिले। 2 जगह, मध्य प्रदेश है ना भीमबेटका में, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र मिले। ऐसे जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण वहां किया गया। और किसने कराया? है मनुष्य ने ही तो किया है चित्रण, यानी कि चित्रकला भी वो अच्छे से सीख गए थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए पत्थर है। चलिए, पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुराना स्थल। देखिए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। राइट, पुराने स्थल कौन कौन से थे ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा आपको। ठीक है, आगे आने वाले अध्याय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आग की खोज कहाँ पर हुई थी? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रायंगल से शो कराया था ना मानचित्र में, देखिए ये रहा, ये पुराना स्थल है कुरनूल की गुफाएं। ये है ना कुरनूल की गुफाएं। हाँ, यहाँ पर क्या है ना, राख के अवशेष मिले हैं। ये क्या है? पुराना स्थल है, पुरा स्थल है। क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कितने क्वेश्चन मैं साथ के साथ आपको बताती चल रही हूँ। ठीक है ना, पढ़ने का, एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा। देखो, कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां पर यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर रात भगाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो आरंभिक मनुष्य था ना,
वो आग को जलाना सीख गए थे। ठीक है, कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, आरंभिक मनुष्य की। और कुरनूल की गुफाएं जो क्या है, पुरा स्थल यानी कि पुराना स्थल पूछा जाता है क्वेश्चन, वो बनता है कि कुरनूल की गुफाएं क्या है, पुरा स्थल है, नव स्थल है, क्या है। ठीक है, तो कौन सा स्थल है, पुरा स्थल। चलिए, नाम और तिथियां हम इस तरीके से पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, जिससे पढ़ने में आसानी होगी। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। बिल्कुल, हमारा जो पुरापाषाण काल है ना, ये आरंभिक काल है, जहाँ से मनुष्य ने शुरुआत की थी। यह दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा का मतलब क्या होता है, पुराना। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पुरास्थल। यह ना पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से, देखिए इसका समय भी बताया गया है, पुरापाषाण काल का समय क्या था। ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये इसका समय है, किसका, पुरापाषाण काल का। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी होती थी। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना स्थल, मतलब जो पुरा स्थल है, उसका समय सबसे ज्यादा था या कम था। तो सबसे ज्यादा समय रहा है, सबसे लंबा समय रहा है पुरा स्थल, यानी कि जो पुरापाषाण काल रहा है ना, सॉरी यहाँ पे पुरास्थल भूल गई, पुरापाषाण काल जो रहा है ना, वो बहुत पुराना समय है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर का प्रयोग मनुष्य करने लगा था, आग जलाना सीख गया था, और इसमें ही 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी मनुष्य की। ठीक है, बाकी फिर आता है आपका जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इन तीनों को मिला के पुरापाषाण काल सबसे लंबा समय रहा है, यानी कि 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। राइट, चलिए, ये था पुरापाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्वेश्चंस बनता है, ऐसे बनता है कि किस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, तो किस काल में मिलते हैं, मेसोलिथ। मेसोलिथ को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण युग में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक माना गया। यानी कि जो समय है इसका, वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। देखिए, मेहनत लगती है पढ़ाने में, ऐसे ही नहीं है, समझाने में मेहनत लगती है। अब प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बाकी बच्चों तक ये क्लास को शेयर करें, उनको भी ये क्लास मिल सके। जो बेचारे फीस दे के अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लास, वो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए चैनल को। ठीक है, चलिए। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगी हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। कहने की बात है कि मध्य पाषाण युग में ही पर्यावरणीय बदलाव हुए। इसका समय था 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। ठीक है, और इन्हें ही माइक्रोलिथ, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं, तो इसको माइक्रोलिथ कहा गया है, यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है इसको। ठीक है, और इन औजारों में ही हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगी हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिले हैं। क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर, किस समय हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं, तो आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण युग में। ठीक है, इन्हीं के औजार को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण औजार कहते हैं। अच्छा, मध्य पाषाण युग का समय क्या रहा, 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक। राइट, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बने ना बने। चलिए,
सीटेट वाले बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर एसएसटी में। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा हमने कुछ, क्या मतलब होता होगा, इन्होंने ये पूछा है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमने पढ़ा, काल के बारे में पढ़ा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इस तरीके से हमने इनका समय भी पढ़ा, क्या क्या यहाँ पर बदलाव देखे गए ये भी पढ़ा। अच्छे से पढ़ लीजिए दोबारा से क्लास को। अगर अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एक दो बार इसको खोल के अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है आपको। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। सबसे पहले वो जानवर आए जो घास खाकर जिंदा रहते थे। उसमें कौन कौन से थे? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय। ठीक है, 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव शुरू हो गए और गर्मी बढ़ने लगी थी। ठीक है, चलिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, यानी कि ये मछली भी खाने लगे थे, अपने भोजन में शामिल कर लिया था मछली को भी। चलिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, अभी तक हम थे संग्रह तक और समय के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे की आरंभिक मानव ने। राइट, तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कौन कौन से? गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। राइट, ऐसे नहीं बन गए थे एकदम से कृषक, धीरे धीरे शुरुआत करी थी खेती की, फिर उससे धीरे धीरे वो कृषक बनते चले गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था? कुत्ता था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जब कुत्ता जैसे आज की डेट में दिखता है, पहले वो कुछ अलग था, इसलिए कुत्ते का जंगली पूर्वज उसको बोला गया है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। राइट, इस तरीके से वो पशुपालक बनते चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज क्लास को शेयर भी करते रहिए और जो समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको प्लीज इसे समझिएगा। ये थोड़ा सा रुक गया है ना, इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। चलो चलिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए आगे आप क्या देखेंगे इसमें। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग इसका। ठीक है भाई, कुत्ते को क्यों बनाया गया? क्योंकि कुत्ता उनकी रक्षा करता था, बाहर से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहला प्रोसेस शुरू किया था कुत्ते को पालने का। राइट, चलिए, बसने की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ,
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाई गई पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, चलिए नीचे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। देखिए कितना कुछ कर लिया था पहले आरंभिक मानव ने, है ना। नई नई चीजों को ढूंढा, नई नई चीजों को देखा उन्होंने। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है और जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बिल्कुल होते हैं पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है, आप देखते रहिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, गेहूं, और जो किसको पाला गया था, सबसे पहले कुत्ते, फिर उसके बाद भेड़ और बकरी। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। देखिए अनाज के उपयोग बताए, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में, इस तरीके से ही प्रयोग करते थे अनाज का। एक नवीन जीवन शैली के बारे में देखिए क्या है इसमें। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, राइट। चलिए, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा, ठीक है। बर्तन बनाकर भी टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। देखिए मैं पिछले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए जानवर चलते फिरते खाद भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? चलिए मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ इसलिए पूरा, क्योंकि इसमें अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन बता के चलूंगी ना तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरा एक तरफ से पढ़ रही हूँ इसको। आओ आरंभिक कृषकों और पशु पालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। मानचित्र फिर से देखिए, पलटिए और फिर देखिए उसमें कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं वहां पर, ठीक है। जहां पर नीला वर्ग दिखाई दे रहा है, ये नीला वर्ग होगा वहां पर। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूरी तरह दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नीला वर्ग कौन सा है। आइए चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मानचित्र में। देखो नीला वर्ग दिखाइए कहाँ पर है। देखो ये रहा, दाउजली हेडिंग हो गया, चिरांद हो गया, बुर्ज होम कश्मीर में है ये हो गया, मेहरगढ़ पाकिस्तान ये भी हो गया,
ठीक है, कोलेडवा हो गया और महागढ़ा हो गया, ये जो जगह हैं ये बताई गई हैं। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने मानचित्र पर आपको, आप लोग और अच्छे से अपना पलट के देख लीजिए बुक्स में। ठीक है, वैसे तो इसमें भी समझ में आ रहा है आपको। चलिए, ये दिखा दिया मैंने मानचित्र 2 पर नीले वर्ग में, जहाँ पर कृषि होने के साक्ष्य और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, पढ़ा दिया। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, यहाँ नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर चलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से, ये जो है ना नीला वर्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर शुरुआत में क्या था, देखिए ये देखिए, शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। वो जगह अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ प्रायस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। वर्तमान कश्मीर में ये बुर्ज होम जगह है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ के ही लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उन गड्ढों को क्या कहा जाता था? गर्तवास, रहने की जगह। ठीक है, उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया, उनमें उतरने के लिए क्या होता था? सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। देखिए, क्वेश्चन बन गया ना। ये देखिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बना है, बुर्ज होम वाला। स्थायी जीवन की ओर जब शुरुआत होती है तो यहाँ लोग गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहने लगे थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। यानी कि पुरापाषाण युग में जो पत्थर का प्रयोग करते थे ना, उन उपकरणों से कुछ भिन्न पत्थर दिखाई दिए हैं, तो उसी समय को नवपाषाण युग पुरातत्वविदों ने कहा है। ठीक है, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त उन चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, बिल्कुल, पत्थर से भी औजार बनाए जाते थे और हड्डियों से भी। दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि औजार सिर्फ पत्थर से ही बनाए जाते थे? नहीं, पत्थर के साथ साथ हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के परास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। नवपाषाण समझ रहे हैं ना आप? पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। हम नवपाषाण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं नवपाषाण में, यानी कि नया पाषाण युग शुरू होता है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, देखो, ये देखो पात्र दिखाई दे रहा है ना, ऐसे पात्र बनाया करते थे। ये देखो, इतनी कला विकसित कर ली थी नवपाषाण युग में। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। यानी कि कहने की बात है, एक ही जगह पर हर काम नहीं हुए थे। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया, जैसे सिचुएशन बदलती गई, वैसे वैसे लोगों ने काम करना शुरू किया और एक ही जगह पर ये काम नहीं हुए थे सारे। कहीं पर तो भोजन संग्रह करते थे, शिकार करते थे लोग, और कहीं खेती और पशुपालन
पालन किया करते थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, चलिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मेहरगढ़ का ये देख रहे हैं ना, ये जो चित्र है मेहरगढ़ का, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। ये इस तरीके से आकृति देखने को मिलती है। मेहरगढ़ मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ को ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ के बारे में पूछा जाता है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास पड़ता है ये मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले लोगों ने क्या शुरू किया था? जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया था। क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेहरगढ़ में जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया था लोगों ने, ये क्वेश्चन बना है। चलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो इसके साथ इस घर की क्या समानता है? लगाइए समानता क्या है जिस घर में आज आप रह रहे हैं, मेहरगढ़ का जो घर था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिले। क्वेश्चंस बना है यहाँ से कि कहाँ पर, किस स्थल पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, या 4 थे या उससे कम थे। ठीक है, और किसके लिए काम आते थे? भंडारण के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख देते थे। क्वेश्चंस बना है कि किस जगह के लोग कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे? तो कहाँ के लोग? मेहरगढ़ के लोग। ठीक है, अब देखिए मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही आस्था थी उन लोगों की। ये क्वेश्चंस बना है कि एक कब्र में एक मृतक के साथ मतलब बकरी को दफनाया गया। वह कौन सा स्थल था? कहाँ के लोग थे? तो मेहरगढ़ के लोग थे, जिन्होंने एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस बना है कि मृतक के साथ किसको दफनाया गया था? कुत्ते को, बकरी को, भैंस को। तो किसको दफनाया गया था? बकरी को। ठीक है, क्वेश्चन बनाया ये, और कई बार बनाया, कई एग्जाम्स में बनाया, यूपीएससी में तक बनाया ये एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनाए। इन क्वेश्चंस को बहुत इजी मत लीजिए, मतलब हल्के में मत लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए फ्रांस में अब पढ़ते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, किससे? गहरे रंग से। इन रंगों को लोहा, एसक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? लोह, एसक और चारकोल के खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए, जब भी आप चैप्टर को पढ़े ना, तो उसमें ये जरूर पढ़े, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उपयोगी शब्द, ये जो दिए गए हैं ना उपयोगी शब्द, इनको जरूर पढ़ा करें आप लोग। जो बॉक्स में दिए होते हैं उनको जरूर पढ़ा करें, छोड़ा ना करें। उपयोगी शब्द: आकेटक, खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण। ये सब पढ़ चुके हैं ना हम, पीछे पढ़कर आ रहे हैं सब।
चलिए इन शब्द को जरूर पढ़िएगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। राइट, सीरिया से क्या लाया गया था? चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां, ठीक है, भूमध्य सागर की सीपियां, ये देखने को मिली हैं। ठीक है, कहां पर? तुर्की में। राइट, कल्पना करो तुम आज से 12 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, हमारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? ये सब जो है आपका काम है, ये लोग आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, ये देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं, इसको जरूर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, आप याद करने में आसानी होगी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे मध्य पाषाण युग क्या समय रहा? मध्य पाषाण युग का 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले। और बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग का प्रारंभ कब हुआ था? 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था कब? 8,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ हुआ था कब? 8,000 साल पहले। ये पॉइंट्स है ना, ये एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, जब मैं आपको अलग से एक पीडीएफ बना के लाऊंगी ना, फिर आपको ऑब्जेक्टिव बना के इसमें से निकालूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। देखिए मेरी तो बस गॉड से ये प्रे होगी कि आप लोगों का लक्ष्य पूरा हो और अपने अपने माँ बाप की मेहनत को आप साकार करें। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको मेहनत से पढ़ाते हैं और आप भी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप भी कितने अपने अरमानों को रोकते हैं और मेहनत करते हैं। मतलब अगर आपको कहीं जाना होता है, शादी में जाना होता है, अगर आपका एग्जाम है तो आप वहां पर नहीं जाते हैं, कितना आप स्ट्रगल करते हैं, देखिए, है ना। और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, आपके एग्जाम लगे रहते हैं, कोई ना कोई एग्जाम आता रहता है। टीचिंग प्रोफेशन से भी आपके एग्जाम बनते रहते हैं। तो जो लोग जीके जीएस से तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियोस, ये क्लास जरूर देखिएगा और बाकी बच्चों को भी ये शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके लिए क्लास कैसे लेकर आ पाऊंगी। आप प्लीज ये एनसीईआरटी, आपने बोला एनसीईआरटी पढ़ाओ, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ आपको। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद जब मैं 6th क्लास की जो बुक्स है वो पढ़ाने के बाद फिर पूरे बुक्स में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के लाऊंगी। फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी, प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, पीवाईक्यू कराऊंगी। फिर मैं देखूंगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी एनसीईआरटी से कर ली है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छी कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस लगाने से। किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ इतिहास की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। आप बोलोगे कि हाँ, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपके लिए डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रही हूँ। मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, पीवाईक्यू करवा रही हूँ, और शाम को 5 to 6 के बीच में मैं एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको डेली पढ़ा रही हूँ। यानी कि 2 क्लास पर डे लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए। इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका तो बनता है ना कुछ मैम की भी हेल्प करने का, है ना। तो पूरी क्लास देखा करें आप कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। आप जब बेसिक क्लियर कर लेंगे ना, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तब फिर आप हाई लेवल की बुक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। यानी कि मैम की तरह आप बिल्कुल एकदम फर्राटेदार इतिहास पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम इसी समय कल। बाय बाय, टेक केयर, और अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।